हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। हमको पढ़ना था लार्ज इंटेस्टाइन। आइए देखते हैं। हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने भोजन को इनटेक किया, आया माउथ बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके अलावा टीथ पाए जाते हैं, टंग पाए जाते हैं। इनके कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद भोजन आइसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। माउथ में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसके बाद भोजन स्टमक में आता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के यानी छोटी आंत इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला जो उसका भाग होता है डिओडिनम यानी ग्रहणी, इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। कंप्लीट पाचन यानी भोजन का पूर्ण पाचन इस वाले भाग यानी छोटी आंत की ग्रहणी में हो जाता है भोजन का पूर्ण पाचन। उसके बाद ये देखिए, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वह होता है जेजुनम। ड्यूडेनम से भोजन आता है जेजुनम में। जेजुनम के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति द्वारा इलियम में आता है। इलियम में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अवशोषण भोजन का सर्वाधिक अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के इलियम यानी क्षुद्रांत या शेषांत्र वाले भाग में हो जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी यह भोजन का जो अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण, इलियम में विलाई जैसे ऐसे उंगली नंबर जैसे संरचना पाई जाती है। उसमें इस प्रकार से लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। भोजन पोषक तत्व इलियम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यह अवशोषित पोषक तत्व लिम्फ वेसल्स के द्वारा यानी लसिका वाहिकाओं के द्वारा ब्लड में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब पोषक तत्व ब्लड में मिल जाते हैं तो वह विभिन्न कार्यों में उपयोग कर लिए जाते हैं। इस क्रिया को एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। जब पोषक तत्व विलाई द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और वह अवशोषित तत्व लसिका वाहिकाओं यानी लिम्फ वेसल्स द्वारा ब्लड में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और वह पोषक तत्व ब्लड में मिलने के बाद भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग कर लिए जाते हैं। इस क्रिया को एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचित भोज्य पदार्थ यह बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। इलियम से यह यहाँ पे जो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है और जो बड़ी आंत होती है, वहाँ जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं वहाँ पे इलियोसिकल नामक कपाट पाए जाते हैं।
ताकि भोजन पुनः इलियम में पीछे से वापस ना आ जाए, इसलिए वहां पे कपाट पाया जाता है। नीचे हमें लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फिगर हम ऊपर बना रहे हैं। इस प्रकार से जो छोटी आंत का इलियम वाला पार्ट होता है, इलियम वाला भाग होता है, इसके बाद जो बड़ी आंत का भाग होता है सीकम, यहाँ इस प्रकार से ऐसे ये जुड़ा होता है। यहाँ पे एक कपाट द्वारा ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। यह बड़ी आंत की संरचना है। बड़ी आंत है, ये छोटी आंत का इलियम वाला पार्ट है और ये बड़ी आंत है। इसके बाद जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत, जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। यह भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 भाग में विभाजित होती है, विभाजित होती है। इसका जो पहला भाग होता है उसे सीकम कहते हैं, सीकम। दूसरे भाग को कोलन कहते हैं, कोलोन या कोलन दोनों भी लिख सकते हैं। तीसरे को रेक्टम कहते हैं, रेक्टम, रेक्टम। इसके बाद देखिए ये जो है पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये छोटी आंत और बड़ी आंत जो बीच में जुड़ा हुआ है इसको हम से इलियोसिकल कपाट कहते हैं, जिससे भोजन जब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन से पुनः ये रिवर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं। और इसमें यह सीकम हो गया, इसको हम सीकम कहेंगे, सीकम। और जो यहाँ से यहाँ तक का भाग आप देख रहे हैं वो होता है कोलोन, कोलोन। और यह है रेक्टम, रेक्टम। यह है एनस यानी गुदाद्वार, एनस, एनस गुदाद्वार। लार्ज स्मेल जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह कोलन होता है, कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग, बड़ा भाग होता है। इसके बाद जब भोजन इलियम से सीकम में आया, सीकम में एक देखिए कीड़े जैसी छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। या अपेंडिक्स का कार्य सेलुलोज का पाचन करना होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए यह अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। इसके बाद भोजन जो यहाँ सीकम में आता है, अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचित भोज्य पदार्थ जब सीकम में आता है तो सीकम में स्टीरिया इकोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। स्टीरिया इकोलाई, इकोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। हम जानते हैं पर्यावरण में गिव एंड टेक का रिलेशन चलता है, यानी हम कभी भी जब दुकानदार के पास सब्जी लेने जाते हैं तो हम उसको सब्जी लेते हैं तो उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं, यानी पैसा दिए सब्जी लिए। इस प्रकार से स्टीरिया इकोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो सीकम में रहते हैं, सीकम वाले पार्ट में। और वहां से जो अपचित भोज्य पदार्थ आता है उससे वह भोजन ग्रहण करते हैं और वह उसको फीसस में बदल देते हैं और हमें जो स्टीरिया इकोलाई नामक जीवाणु होती हैं इसके बदले में हमें विटामिन B12, स्टीरिया इकोलाई नामक जीवाणु विटामिन B12, विटामिन B12 तथा विटामिन K प्रदान करते हैं। यानी
हमारे इंटेस्टाइन में या भोजन ग्रहण करते हैं और हमको या विटामिन B12 तथा विटामिन के प्रदान करते हैं, इसलिए सीरिया इकोलाई को हम लाभदायक जीवाणु कहते हैं। या इस और जब दो भिन्न प्रकार की जातियां जब दो भिन्न भिन्न जातियां एक साथ निवास करती हैं तो इस प्रकार के रिलेशन को हम सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं। इस प्रकार के रिलेशन को सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं, यानी सहजीवन संबंध कहते हैं। और इस सीरिया इकोलाई जीव को सहजीवी जीवाणु कहते हैं, जीवाणु यानी सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न जाति के जीव एक साथ रह रहे हों तथा दोनों को एक दूसरे से लाभ मिल रहा हो, कोई भी नुकसान ना हो रहा हो, इस प्रकार के रिलेशन को हम सिम्बियोटिक रिलेशन यानी सहजीवन संबंध कहते हैं। और ये सीरिया इकोलाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन ग्रहण करता है तथा इसके बदले में हमें विटामिन B12 तथा विटामिन के प्रदान करता है, इसलिए इसको हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं। इसके बाद जो भोजन होता है वह फिशेस मतलब अपचित भोज्य पदार्थ होता है, वह फिशेस में बदल जाता है। फिशेस में बदल जाने के बाद यह कोलन में चला जाता है। कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें छोटी छोटी डक्ट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो भोजन का जैसे जो अपचित भोज्य पदार्थ है वह फिशेस में बदल गया और फिशेस में जो जल की मात्रा है, जो जल है, इस कोलन में जो छोटी छोटी डक्ट पाई जाती हैं, डक्ट इस जल को अवशोषित कर लेंगी और इसके बाद यह कोलन से भोजन रेक्टम में चला आएगा। यानी जो जल का अवशोषण कहाँ हुआ? कोलन यानी बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत के कोलन में। इसके बाद भोजन आता है रेक्टम में। रेक्टम में आने के बाद हमें मल त्याग करने की इच्छा प्रतीत होती है। कुछ देर तक वो इसमें रहता है, इसके बाद हमें मल त्याग करने की इच्छा प्रतीत होती है और इसके बाद यह जो फिशेस के रूप में यानी मल के रूप में गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी यह डाइजेशन जो होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ लिख लेते हैं। पहले हम डायग्राम को मिटा दें, उसके बाद लिखते हैं। हेडिंग करिए लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। लंबाई इसकी लगभग 1 से 1.5 फीट होती है। लंबाई 1 से 1.5 मीटर, सॉरी, लगभग 5 फीट होगी। 1 से 1.5 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई लगभग 3 इंच होती है। 3 इंच। इसी का कारण, चौड़ाई इसकी ज्यादा होने के कारण ही इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी बड़ी आंत कहते हैं। लंबाई इसकी हो गई 1 से 1.5 मीटर, चौड़ाई हो गई इसकी 3 इंच। इसमें 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं।
3 भाग होते हैं। सीकम, सीकम, दूसरा हो गया कोलोन, कोलन या कोलोन, तीसरा हो गया रेक्टम, रेक्टम। कोलन जो होता है वह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग, बड़ा भाग होता है। और जो सीकम होता है बड़ा भाग होता है। सीकम में इकोलाई, इकोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो अपचित भोज्य पदार्थ से अपचित भोज्य पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं, तथा इसे फीसेस में बदल देते हैं, तथा इकोलाई जीवाणु हमें विटामिन बी 12 तथा विटामिन के प्रदान करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम दिखाते हैं। अपचित भोज्य पदार्थ विटामिन बी 12 तथा विटामिन के प्रदान करते हैं। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचित भोज्य पदार्थ कोलन में जाता है और वहां पर जल का अवशोषण हो जाता है। जल का
अवशोषण अवशोषण हो जाता है, जिससे फीसेस सॉलिड यानी ठोस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाता है और इसके बाद यह रेक्टम में जाता है। रेक्टम, हिंदी में भी रेक्टम लिखेंगे, रेक्टम में जाता है। रेक्टम में जाने के बाद हाँ कुछ देर तक वह रहता है, उसके बाद हमें मल त्याग करने की इच्छा प्रतीत होती है और वह गुदा द्वारा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम कुछ डिसऑर्डर देख लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में हो गया अपेंडोसाइटोसिस और कब्ज हो गया, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, ये सब डाइजेस्टिव संबंधित डिजीज होती हैं। पहले हम हेडिंग करते हैं अपेंडिसाइटोसिस। नंबर 1 अपेंडिसाइटोसिस। कभी कभी जब हमारे हमारे इंटेस्टाइन में किसी वायरस या जीवाणु के द्वारा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें टॉक्सिक सबस्टांस जो होते हैं इकट्ठा होने लगते हैं और उस टॉक्सिक सबस्टांस इकट्ठा होने के कारण जो अपेंडिक्स, जो इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो कीड़े जैसी एक संरचना जिसको हम वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं, इस अपेंडिक्स में स्वेलिंग होने लगती है। जब यह अपेंडिक्स स्वेल कर जाती है तो हमारे पेट के जो निचला हिस्सा होता है उस निचले हिस्से में दर्द होने लगती है। इस बीमारी को यानी हम इस डिसऑर्डर को अपेंडिसाइटोसिस कहते हैं। इस बीमारी में जब इसमें स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी अगर फर्स्ट स्टेज में रहता है, प्राइमरी स्टेज में, तो उसमें डॉक्टर दवा दे देते हैं और वह सूजन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर यह स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको काट करके निकाल दिया जाता है। इस अपेंडिक्स को काट के निकाल देने से पाचन तंत्र पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा है डायरिया। नंबर 2 डायरिया। डायरिया ऐसी है जिसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति इतनी तीव्र होने लगती है, इतनी तेजी से होने लगती है क्रमानुकुंचन गति, कि जो भोजन होता है वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जिससे इतना तीव्र गति से वह आगे बढ़ता है कि ना तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ना तो पोषक तत्वों का अवशोषण हो पाता है, पोषक तत्व का अवशोषण हो पाता है और ना ही जल और पोषक तत्व दोनों का ही अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे अधिकतम पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं और जल भी अत्यधिक बाहर निकल जाता है,
जिससे हमको बार बार मतलब बार बार अत्यधिक पतला जो फीसेस निकलता है वह मल अत्यधिक पतला बाहर निकल जाता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। तीसरे नंबर पे है कब्ज। कब्ज में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है यह एकदम स्लो हो जाता है। इतना स्लो हो जाता है कि ये फीसेस जो होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, काफी देर देर तक हमारे इस इंटेस्टाइन में पड़े रह जाते हैं, जिससे हमें कब्ज बनने लगती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।